Hey guys, hi everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Whenever you are watching this session, the smallest, the tiniest session of GST, it's the right time. Within a span of less than an hour, guys. अभी तक वन शॉट में लगता है दोस्तों एक चैप्टर एक सेशन में कंप्लीट होगा तो कितना लंबा सेशन होगा, बट नॉट इन टू दिस चैप्टर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स. बहुत छोटा सा चैप्टर है गाइस, बट छोटा चैप्टर को हल्के में नहीं लेना चाहिए. एक बार बच्चों ने ले लिया था हल्के में और इंस्टीट्यूट ने उस अटेम्प्ट में इस चैप्टर से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया. 5-5 नंबर के दो क्वेश्चन आए थे. तो कैन यू एक्चुअली इमेजिन हाउ अनप्रेडिक्टेबल द इंस्टीट्यूट हैज बिकम. मैं इसे अगर बोलूंगा तो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स में से कभी भी नहीं था, लेकिन 10 नंबर का इस चैप्टर में से पूछा जाना दोस्तों कहीं ना कहीं आईब्रोज रेज करता है कि हम प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते हैं कि इंस्टीट्यूट अब क्या पेपर सेट करेगा. इस छोटे से सेशन के क्या फीचर्स हैं गाइस, फटाफट देखते हैं. पूरा सिलेबस कवरेज है, फुल्ली अमेंडेड है, छोटे छोटे प्रोविजंस के बाद एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस डिस्कशन है, चैप्टर खत्म होने के बाद कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस करवाए गए हैं, कोई भी ऐड नहीं मिलेगा थ्रू आउट द वीडियो सो दैट आप लोगों को अनइंटरप्टेड एक्सपीरियंस रहे और आप लोगों को पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो. एंड फाइनली शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स. ये आप लोगों का वादा है दोस्तों दैट यू विल हैव टू शेयर योर फीडबैक्स वंस योर सेशन इज ओवर कि आपको इस एक घंटे में कैसा लगा पढ़ने पे. ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा गाइस. ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. कहते हैं असेसमेंट इन जीएसटी इज मेनली फोकस्ड, इधर ध्यान से देखिएगा, assessment in GST is mainly focused on self assessment by the taxpayers themselves. मतलब सरकार ने क्लियर कट बोला है कि जो असेसमेंट है इन जीएसटी इज मेनली फोकस्ड ऑन सेल्फ असेसमेंट बाय द टैक्सपेयर्स देमसेल्व्स. एक सेकंड होल्ड करिएगा नहीं तो ये मेरे को फोन करते रहेंगे. जस्ट गिव मी अ मिनट. हेलो. हाँ हाँ भैया, वो 2 बजे रात को. हाँ जी ठीक है. हाँ जी guys, sorry. Every taxpayer is required to self-assess the taxes payable and furnish a return for each tax period. ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोस्तों कि आपका जो भी टैक्स बनता है वो आपको खुद जाके जमा कराना पड़ता है. मतलब आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, द रिमेनिंग अमाउंट वो आपको सेट ऑफ करने के बाद खुद से जाके जमा कराना है. सर बेसिकली अगर हमें आइडिया नहीं है तो इसी दिन के लिए तो पढ़ाई कर रहे हो भैया, क्योंकि ज्यादातर जनता को आइडिया नहीं है. तो आप लोग दोस्तों उनकी मदद करेंगे और उसके लिए उनसे चार्जेस लेते हैं, तभी तो आज हम इतनी मेहनत कर रहे हैं. द पीरियड फॉर विच रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड. The compliance verification is done by the department through scrutiny of returns and or investigation. Thus, the compliance verification is to be done through documentary checks rather than physical controls. Documentary checks होते हैं दोस्तों सबसे पहले जो आप सिस्टम में अपलोड करते हैं. This requires certain obligations to be cast on the taxpayer for keeping and maintaining accounts and records. Such accounts and records may be used by the department for compliance verification. कहते हैं ये आप जो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स होते हैं दे विल बी यूज्ड फॉर कंप्लायंस वेरिफिकेशन कि भैया आपके इनवॉइसेस चेक करे जा सकते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड कि सारी चीजें आर इन ऑर्डर और नॉट. सरकार ने कहा एवरी रजिस्टर्ड पर्सन shall keep and maintain all records at his principal place of business. सरकार ने क्या बोला? Every registered person shall keep and maintain all records at his principal place of business. Principal place of business का मतलब क्या है? जहां पर आपका बेसिकली हेड ऑफिस है, जहां से आप मेनली अपना सारा बिजनेस को कंडक्ट करते हैं. Responsibility has been casted on the owner or operator of warehouse or godown or any other place used for storage of goods and on every transporter to maintain specified records even if they are not registered under GST. क्या बोला है दोस्तों? चाहे आप GST के अंडर रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, it has nothing to do with accounts and records after all. हाँ, कई जगह जब लोग रजिस्टर्ड होते हैं, कई स्पेसिफिक चीजें करते हैं तो उन्हें स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए बोला गया आगे के प्रोविजंस में. लेकिन गाइस, just because you have to maintain your books of accounts does not mean you have to get enrolled under the GST law. All right, guys. They need not enroll for this purpose. Next,
क्या सर मैंडेटरी आजकल के जमाने में कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही करा जाए? देखो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज नो डाउट मोर कन्वीनियंट, लेकिन हमारा देश इतना डेवलप नहीं हुआ है कि हर जगह सिस्टम लैपटॉप वगैरह पहुंचे हैं। तो सरकार ने आज की तारीख में मैंडेटरी नहीं किया है कि आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करें, जबकि जो टैक्स जमा कराना होता है उसमें भी सरकार ने एक जगह ओवर द काउंटर पेमेंट अलाउ करी है। मतलब आप बैंक जाके भी टैक्स जमा करा सकते हैं कैश में, लेकिन वहां पर सरकार ने, आप देखेंगे आने वाले चैप्टर में, लिमिट लगा रखी है। कहते हैं इट इज नॉट मैंडेटरी टू मेंटेन द अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स may be maintained either electronically or manually. क्या बोला है? It is not mandatory to maintain the accounts in electronic form. Accounts and records may be maintained either electronically or manually. Further, there is no prescribed format for maintaining the accounts. There is no prescribed format कि आपको ऐसे ऐसे ही books of accounts maintain करनी है। जैसा आप अपने accounting करते हैं वैसे आप accounting करिए और अपने books of accounts को maintain करिए। कहते हैं अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स, सेक्शन 35 कहते हैं एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल कीप एंड मेंटेन एट हिज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एज मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अ ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट ऑफ। तो ये सबसे पहले कि इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई, एक रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर लगाई गई। रजिस्टर्ड कहां पर हो आप? अंडर द जीएसटी एक्ट। तो कहते हैं एवरी रजिस्टर्ड पर्सन shall keep and maintain at his principal place of business as mentioned in the certificate of registration a true and correct account, true and correct statement of production or manufacture of goods, inward and outward supply of goods or services, stock of goods, ITC availed, output tax payable and paid, and such other particulars as may be prescribed. ठीक है भाई, ये तो आप लोग समझते हैं दोस्तों कि ये रजिस्टर्ड पर्सन को, दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन दैट ही विल हैव टू कीप, प्रोवाइडेड दैट वेयर मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस इज स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, द अकाउंट्स रिलेटिंग टू ईच प्लेस ऑफ बिजनेस, द अकाउंट्स रिलेटिंग टू ईच प्लेस ऑफ बिजनेस शैल बी केप्ट एट सच प्लेसेस ऑफ बिजनेस। मतलब अगर आपके पास दो ब्रांचेस हैं, चाहे वो सेपरेटली रजिस्टर्ड हो या ना हो, लेकिन सरकार ने कहा कि अगर आपके दो ब्रांचेस हैं, एक पीपीओबी है, एक एबीओबी है, तो एपीओबी की बुक्स एपीओबी के एड्रेस पर ही होनी चाहिए। मतलब एपीओबी की बुक्स पीपीओबी पर नहीं होनी चाहिए, पीपीओबी की बुक्स पीपीओबी के पास होनी चाहिए, और एपीओबी मतलब एडिशनल प्लेस ऑफ बुक्स की, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स वहीं पर होनी चाहिए। अच्छा भाई, एनालिसिस बहुत इजी है दोस्तों। आज तो आप लोग ना, जल्दी छुट्टी हो जाएगी, तो जल्दी जब छुट्टी होती है तो बच्चों को अलग ही खुशी मिलती है, वो वाली हालात हैं दोस्तों आज। Who is required to maintain books of accounts and at which place? Who is required to maintain books of accounts? किनको books of accounts maintain करना है और कहां पर maintain करना है? तो कहते हैं every registered person shall keep and maintain books of accounts at his principal place of business PPOB and books of accounts relating to additional place of business APOB as mentioned in the certificate of registration. तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है दोस्तों, वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां मेंटेन करेगा दोस्तों? पीपीओबी, एबीओबी, अगर एबीओबी है तो, एपीओबी है तो। Where more than one place of business is specified in the certificate of registration, the accounts relating to each place of business shall be kept at such places of business. अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, दोस्तों ये पॉइंट बड़ा अच्छा है दोस्तों, इससे जुड़ा हुआ 2 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है। अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, अगर आपके यहां कोई फिजिकल वेरिफिकेशन हुई, रेड पड़ी, सर्वे हुआ, इंस्पेक्शन हुआ, इंक्वायरी हुई, और आपके यहां अदर देन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी मिले, तो क्या वो डॉक्यूमेंट्स को भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ही दर्जा दे दिया जाएगा? समझ रहे हैं? मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे मिले हैं जहां पर ट्रांजैक्शंस को तब्दील किया गया या ट्रांजैक्शंस को छुपाने की कोशिश करी गई थी। ये ट्रांजैक्शंस अभी तक जीएसटी पोर्टल पर क्यों नहीं अपडेट हुए? ये ट्रांजैक्शंस आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्यों नहीं है? तो ये माना जाएगा कि अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर या कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर फाउंड एट द प्रेमाइसेस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, तो क्या उन्हें भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ही दर्जा माना जाएगा? हाँ जी, माना जाएगा।
कहते हैं इफ एनी अकाउंट्स register or any books of accounts belonging to a registered person are found at the premises at any premises other than those mentioned in the certificate of registration, they shall be presumed to be maintained by the said registered person. क्या प्रिज्यूम कर लिया जाएगा दोस्तों कि मेंटेन किया गया है by the said registered person? The answer is yes. Which accounts and records are required to be maintained? Which accounts and records are required to be maintained? A, B, C, D, E, F. दोस्तों ये वही पॉइंट्स हैं जो ऊपर पढ़कर आए. प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर से जुड़ा हुआ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड स्टॉक, ITC आउटपुट एक्ट एंड such other particulars as may be prescribed. Fair enough. The commissioner may notify a class of taxable persons to maintain additional accounts or documents for such purpose as may be specified therein. क्या बोला है दोस्तों कि कमिश्नर चाहे तो आपको एडिशनल अकाउंट्स बनाने के लिए भी बोल सकता है. और एडिशनल अकाउंट से जुड़ा हुआ दोस्तों सेक्शन 35 सबसेक्शन 3 में बताया भी कि कमिश्नर ने कौन कौन से एडिशनल अकाउंट्स आपको मेंटेन करने की जरूरत है. कई बच्चों की बुक्स में दोस्तों यहां पर एक और पैराग्राफ है दोस्तों, यहां पर एक और पैराग्राफ है, 3 लाइन का पैराग्राफ है. वो मैंने यहां से उठाकर दोस्तों उस पैराग्राफ को आगे कवर अप किया है दोस्तों यहां पर सेक्शन 35(4) में. तो ऐसा नहीं है कि वो पैराग्राफ गायब हो गया, वो थोड़ा सा ना उसकी जगह यहां पर मोर एप्रोप्रिएट लग रही थी, इसीलिए मैंने यहां पर उसे मेंशन किया. तो हम सेक्शन 35(4) अभी पढ़ लेते हैं साथ में. कहते हैं वेयर द कमिश्नर कंसिडर्स, हु इज द कमिश्नर हियर? द कमिश्नर ऑफ GST, नॉट द कमिश्नर ऑफ पुलिस और द कमिश्नर ऑफ income tax. He is the commissioner of GST. Considers that any class of taxable person is not in a position to keep and maintain accounts in accordance with the provisions of this section. He may, for the reasons to be recorded in writing, permit such class of taxable person to maintain accounts in such manner as may be prescribed. क्या बोला है दोस्तों? Where the commissioner considers that any class of taxable person is not in a position, कि अगर कोई इंसान बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की पोजीशन में नहीं है एंड ही हैज वैलिड रीजंस टू डू सो, तो इन दैट केस कमिश्नर चाहे तो फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एग्जेम्प्ट करेगा इन टैक्सेबल पर्संस को कि अच्छा ये मेंटेन नहीं कर पा रहे तो चलो इसकी जगह ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर लो, या इतनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर लोगे तो हमारा काम चल जाएगा. ऑलराइट गाइस, तो यहाँ छोटा सा रिलैक्सेशन, एक पावर दी गई है कमिश्नर को कि अगर तुम्हें लगता है कि सामने वाला बंदा इज नॉट इन अ पोजीशन टू मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज आर रिक्वायर्ड इन द अबव सबसेक्शंस, तो इन दैट केस आप चाहो तो उसके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर सकते हो. तो वेयर द कमिश्नर कंसिडर्स that any class of taxable person is not in a position to keep and maintain accounts in accordance with the provisions of this section, he may, for the reasons to be recorded in writing, permit such class of taxable persons to maintain accounts in such manner as may be prescribed. आइए गाइस, अब वापस चलते हैं गाइस सेक्शन 35 सबसेक्शन 2. ये क्या बोलता है? कहता है every owner or operator of warehouse or godown or any other place used for storage of goods and every transporter irrespective of whether he is registered or not. तो चाहे वेयरहाउस कीपर हो या ट्रांसपोर्टर हो, आप चाहे जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या ना हो, shall maintain records of the consigner, consignee and other relevant details of the goods in such manner as may be prescribed. अब दोस्तों मैं जब भी आप लोगों को कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स को यहां पर जैसी रटने बोलूंगा ना कि क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक वेयरहाउस कीपर को दोस्तों रखनी चाहिए, क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक ट्रांसपोर्टर को मेंटेन करना चाहिए, तो क्योंकि अभी तो आपको वेयरहाउस कीपर और ट्रांसपोर्टर नजर आ रहा है, नीचे दोस्तों रजिस्टर्ड पर्सन के केस में कुछ एडिशनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, फिर एजेंट आ जाता है, मैन्युफैक्चरर आ जाता है, सर्विस प्रोवाइडर आ जाता है, पर्सन एग्जीक्यूटिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है. तो आप इन सब लोगों की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को याद कर पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक दो को याद नहीं करना, आपको 7 लोगों की अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन सी मेंटेन करनी है वो याद रखना है. तो अब हम कैसे याद रखें राठी जी? आप वो इंसान बन जाओ, आप वो इंसान ही बन जाओ, मतलब आप वेयरहाउस कीपर बन जाओ. मानो कि आपका वेयरहाउस है, तो अगर आपके वेयरहाउस में लोग आके सामान रखवाते हैं
तो आप क्या क्या इंफॉर्मेशन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रखोगे, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना। आप सामान की डिटेल्स रखोगे, इंसान की डिटेल्स रखोगे, सामान किस दिन आया, किस दिन गया, ये सारी डिटेल्स ही तो रखोगे ना यार। और क्या डिटेल्स रखोगे, मैं तो बहुत लॉजिकल इंसान हूं, मैं आप लोगों से रटने नहीं बोल रहा, मैं तो आपको बोल रहा हूं बिकम अ वेयर हाउस कीपर, बिकम अ ट्रांसपोर्टर। अगर आप ट्रांसपोर्टर हो तो ट्रांसपोर्टर कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखेगा, यही रखेगा ना भैया मैंने किसके यहां से सामान लेकर गया, किसके यहां सामान लेकर जा रहा हूं, कौन सा सामान लेकर जा रहा हूं, उस सामान पर कौन टैक्स पे करेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टर के केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का भी सिनेरियो बनता है। आप और क्या इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्टर से एक्सपेक्ट करते हो, यही एक्सपेक्ट करते हो ना गाइस। तो यही सारी चीजें दोस्तों आपको एक प्रॉपर बेसिक इंग्लिश में लिखना है। आइए गाइस, एनालिसिस ऑफ सेक्शन 35(2). Every owner or operator of a warehouse or godown shall maintain books of accounts with respect to the period for which particular goods remain in the warehouse, including the particulars relating to dispatch, movement, receipt, disposal of such goods. Next, the owner or the operator of the godown shall store the goods in such manner that they can be identified item wise and owner wise. They can be identified item wise and owner wise and shall facilitate any physical verification or inspection by the proper officer on demand. तो क्या बोला है, द ओनर और द ऑपरेटर ऑफ द गोडाउन शैल स्टोर द गुड्स। दोस्तों जो ओनर है वो गुड्स को इस तरीके से स्टोर करे कि ओनर वाइज और आइटम वाइज आइडेंटिफाई होना चाहिए। अगर वहां पर दोस्तों प्रॉपर ऑफिसर पहुंचा और प्रॉपर ऑफिसर फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा है तो कह रहे राठी जी ने सामान रखवाया था, कहां है राठी जी का सामान। अच्छा, राठी जी की बात कर रहे, राठी जी या लाठी जी, कह रहे अरे लाठी नहीं लाहौटी जी। अरे सुनाई कम देता है क्या वेयर हाउस वाले, राठी जी उनका सामान कहाँ है। ऐसा करिए ऑफिसर साहब, आप इधर चले जाइए ढूंढने, मैं इधर चला जाता हूं ढूंढने और हम दोनों ढूंढते हैं, तो देखते हैं जिसको पहले मिलेगा उसको वो जीत जाएगा। वही ऑफिसर ने निकाल के कुटाई करी दोस्तों। क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा क्या, नहीं गए। तो सरकार ने कहा है कि ऑपरेटर ऑफ द गोडाउन शैल स्टोर द गुड्स इन सच मैनर that they can be identified item wise and owner wise and shall facilitate any physical verification or inspection. All right guys, next, enrollment if not registered under the GST। कहते हैं अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो तो जस्ट इन ऑर्डर टू कीप योर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स यू नीड नॉट गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी लॉ। बट क्या आपको एनरोलमेंट लेना पड़ता है दोस्तों ऑन द जीएसटी पोर्टल एज अ वेयर हाउस कीपर, एज अ ट्रांसपोर्टर। कहते हैं यस, इफ सच पर्सन्स आर नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड दे शैल ऑब्टेन अ यूनिक एनरोलमेंट नंबर बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म जीएसटी ENR 01 एट द जीएसटी कॉमन पोर्टल। और ये एनरोलमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो गए अब आपको जीएसटी चार्ज करना, नहीं। एनरोलमेंट में बस आप अपना नाम, पता, अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं कि भैया मेरा वेयर हाउस कहाँ है, मैं किस तरीके का ट्रांसपोर्टर हूं, मेरे ट्रक नंबर ये है, वो सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है दोस्तों ऑन द पोर्टल। Any person engaged in the business of transporting goods, shall maintain records of goods transported, delivered, and goods stored in transit by him, along with GSTIN of the registered consignee for each of his branches। तो दोस्तों अगर आप ट्रांसपोर्टर हो तो कौन से गुड्स ट्रांसपोर्ट करे हैं, कहां डिलीवर करे हैं, अगर कोई स्टोर्ड इन ट्रांजिट है तो ये वाली इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, अलॉन्ग विद द डिटेल्स ऑफ द रजिस्टर्ड कंसाइनर मतलब जहां से आपने गुड्स उठाए, जो गुड्स बेच रहा है, जो गुड्स भेज रहा है, टू द कंसाइनी होता है जो गुड्स रिसीव कर रहा है। तो एज अ ट्रांसपोर्टर सोचेंगे गाइस, व्हाट आर वी गोना थिंक, वी आर गोना थिंक एज अ ट्रांसपोर्टर, एंड वंस यू स्टार्ट थिंकिंग एज अ ट्रांसपोर्टर इट बिकम्स कंपैरेटिवली वेरी इजी। सेक्शन 35(3) कहते हैं द कमिश्नर में नोटिफाई अ क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्संस टू मेंटेन एडिशनल अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स फॉर सच पर्पस एज मे बी स्पेसिफाइड देयरइन।
कहते हैं कमिश्नर नोटिफाई करेगा कई क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्संस को टू मेंटेन एडिशनल अकाउंट्स, कि आप एडिशनल अकाउंट्स मेंटेन करिए, जिसमें सबसे पहला आएगा दोस्तों एनालिसिस ऑफ सेक्शन 35(3) में रजिस्टर्ड पर्सन। कौन आएगा दोस्तों? रजिस्टर्ड पर्सन। कहते हैं इन एडिशन टू द पर्टिकुलर्स मेंशन इन सेक्शन 35(1) the rules also provide that the registered person is required to maintain a true and correct account। क्या मेंटेन करना है दोस्तों? ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट मेंटेन करना है दोस्तों ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड, सर्विसेज इंपोर्टेड, द गुड्स एक्सपोर्टेड, द सर्विसेज एक्सपोर्टेड, supplies attracting payment of tax on reverse charge along with relevant documents including invoices, bill of supply, delivery challan, credit notes, debit notes, receipt voucher, payment voucher and refund vouchers। तो मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स दोस्तों अदर देन द बेसिक टैक्स इनवॉइसेस वो डॉक्यूमेंट्स में मेंटेन करने हैं। सेपरेट अकाउंट्स ऑफ एडवांसेस रिसीव्ड, पेड एंड एडजस्टमेंट, पर्टिकुलर्स ऑफ जिनसे आप सामान खरीदते हो और जिनको आप सामान बेचते हो उन सबके नाम पता, name, complete address of suppliers from whom he has received the goods or services chargeable to tax, name and complete address of the person to whom he has supplied, तो जो आपके क्रेडिटर डेटर्स हैं उनकी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट, पर्टिकुलर्स ऑफ द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द प्रीमाइसेस वेयर द गुड्स आर स्टोर्ड, तो जैसे वेयर हाउस कीपर आपका नाम पता रखेगा, आप वेयर हाउस कीपर का नाम पता रखोगे। भैया ये तो बात सही है ना, आपने अपना गुड्स लाखों रुपए का वेयर हाउस कीपर के पास रखवाया है, तो कल को कोई चोरी ना हो जाए, कोई खराब ना हो जाए, तो आप वेयर हाउस कीपर का नाम पता नहीं रखोगे क्या? बिल्कुल रखेंगे। इंक्लूडिंग गुड्स स्टोर्ड ड्यूरिंग ट्रांजिट अलोंग विद द पर्टिकुलर्स ऑफ द स्टॉक स्टोर्ड देयरइन। हाउएवर गाइस, इधर देखिएगा, अगर कोई गुड्स फाउंड आउट करे जाते हैं जो कि दोस्तों डॉक्यूमेंट्स में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, मतलब दोस्तों ट्रांजैक्शन हो रहा था विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इन ऑर्डर टू एवेड द टैक्स लायबिलिटी। देखो सरकार को कैसे पता चलेगा कि भैया कोई इनवॉइस मतलब कोई टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? द फर्स्ट थिंग दैट दे आस्क यू फॉर इज अ टैक्स इनवॉइस। डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो सरकार ने कहा कि अगर कोई भी गुड्स ऐसे पाए गए जिनसे जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंट मांगने पर आप पेश नहीं कर पा रहे हैं, तो इन दैट केस क्या वो माना जाएगा कि आप ट्रांजैक्शंस कर रहे थे ब्लैक मनी में? द आंसर इज यस। और क्या फिर उन पर उसी तरीके से एक्शंस लगाया जाएगा? द आंसर इज यस। कहते हैं इफ एनी टैक्सेबल गुड्स आर फाउंड टू बी स्टोर्ड एट एनी प्लेस other than those so declared without the cover of any valid document, the proper officer shall determine the amount of tax payable on such goods as if such goods have been supplied by the registered person। Next, कहते हैं a supplier is required to maintain following records relating to stock of goods and tax details। However, a supplier who has opted for composition scheme is not required to maintain such records। इससे जुड़ा हुआ भी दोस्तों या तो आरटीपी या पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर को फॉलो करने की जरूरत नहीं। पहला है स्टॉक ऑफ गुड्स, दूसरा है डिटेल्स ऑफ टैक्स। क्यों भैया? क्योंकि सरकार कहती है भैया आपके पास कितना सामान आया कितना गया उससे मतलब नहीं है, हमारे को तो मतलब है कितनी सप्लाई हुई, क्योंकि जो आपका टर्नओवर होगा उस टर्नओवर बेस्ड टैक्स को आपको पे करना पड़ता है। अगर गुड्स कोई लॉस्ट हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, तो उससे जुड़ा हुआ आपको आईटीसी वगैरह का तो वैसे भी बेनिफिट नहीं मिलना है, और अगर आप कोई आगे सामान बेचते हैं तो आगे से टैक्स कलेक्ट भी नहीं करते। तो इन दैट केस देयर इज अ स्मॉल रिलैक्सेशन दैट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर कंपोजिशन स्कीम सप्लायर that they do not need to keep detailed accounts and records for stock of goods and details of taxes। रीड आउट करते हैं गाइस इसे, इधर देखिए, स्टॉक ऑफ गुड्स, stock of account of stock in respect of goods received and supplied by him, and such account shall contain particulars of the opening balance, receipts, supply, goods lost, stolen, destroyed, written off or disposed of by way of gift, free samples, and the balance of stock including raw materials, finished goods, scrap and wastage thereof। Next, details of tax।
accounts containing the details of tax payable, including tax payable under reverse charge, tax collected and paid, input tax and input tax credit claim, together with the register of tax invoice, credit and debit notes, delivery challan issued or received during any tax period. So these are the information दोस्तों जो नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन को तो रखना है, जो आगे से टैक्स कलेक्ट करता है, आईटीसी का बेनिफिट माइनस करता है. हाउएवर इन केस ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम सप्लायर, ये दोनों अकाउंट्स आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, एजेंट. एजेंट को दोस्तों कौन कौन से दोस्तों बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत है. अब दोस्तों आप एजेंट बन जाओ. अगर आपसे क्वेश्चन में आता है भैया एजेंट को कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत है, तो बिकम एन एजेंट. अब एजेंट को क्या क्या चाहिए होगा कि भैया मैं प्रिंसिपल के बिहाफ पर क्या सामान मैंने रिसीव किया और क्या मैंने सप्लाई किया. लेट्स से प्रिंसिपल के बिहाफ पे मैंने 100 प्रोडक्ट रिसीव करे तो उनकी डिटेल्स, और प्रिंसिपल के बिहाफ पर मैंने 70 प्रोडक्ट्स बेच दिए उसकी डिटेल्स, प्रिंसिपल और मेरे पैसों का हिसाब की डिटेल्स, प्रिंसिपल से ऑथराइजेशन है कि भैया मैं आपके बिहाफ पे सामान को बेच सकता हूं, आपके बिहाफ पे सामान को रिसीव कर सकता हूं. यही तो चीजें एजेंट रिक्वायर करेगा. एजेंट को क्या और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होंगी. तो पढ़िए गाइस, ये जो मैंने आप लोगों को पॉइंट्स पढ़े वही दोस्तों ये पांचों पॉइंट्स में यहां कवर्ड है. एक बार ये पॉइंट्स पढ़कर बताइए मेरे को क्या आप लोगों को समझ में आया. फटाफट पढ़िए गाइस, फटाफट. 1 मिनट टू यू गाइस. अच्छा भाई, मैन्युफैक्चरर. एवरीवन, मैन्युफैक्चरर को क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेंगी. अब अगर आप मैन्युफैक्चरर बन जाते हैं तो एज अ मैन्युफैक्चरर सोचना गाइस, मतलब अगर आप फैक्ट्री में मशीनरी में अपना प्रोडक्ट डालते हैं, इधर से कुछ और उधर से कोई और सा प्रोडक्ट बनता है, मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहे हो. लकड़ी से फर्नीचर बना रहे हो, कपड़े से शर्ट बना रहे हो, इसे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कहेंगे. सरसों से सरसों तेल निकल रहा है, दिस इज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी. तो अपार्ट फ्रॉम अदर रिकॉर्ड्स, जो अदर रिकॉर्ड्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई, आईटीसी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, इससे जुड़ा हुआ तो आपको बनाना ही बनाना है. ये तो एक नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन कर ही रहा है. लेकिन बिकॉज यू आर अ मैन्युफैक्चरर, यू विल ऑल्सो हैव टू कीप अकाउंट्स ऑफ, कहते हैं एवरी रजिस्टर्ड पर्सन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स has to maintain monthly production account showing quantitative details of raw materials, services used in the manufacture, and quantitative details of the goods so manufactured, including the waste and the byproducts thereof. क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करते हो तो कुछ वेस्ट निकल जाता है, तो वो सारी डिटेल्स आपको क्या करनी है दोस्तों, यहां पर इंफॉर्म करनी है. ठीक है जी, मतलब उन सारी डिटेल से जुड़ा हुआ आपको अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं. नेक्स्ट, सर्विस प्रोवाइडर. सर्विस प्रोवाइडर को क्या क्या अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए. बिकम अ सर्विस प्रोवाइडर बाय योरसेल्फ. कहते एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज हैज टू एडिशनली मेंटेन द अकाउंट्स showing quantitative details of goods used in the provision of services, details of input services utilized and the services supplied. बेसिक है दोस्तों, मतलब बहुत ही एलिमेंट्री चीजें यहां पर अपन पढ़ रहे हैं. कोई भी ऐसी चीज नहीं बता रहा हूं जो आप लोगों के ना पल्ले पड़े. अगर मैं आज क्लास में ना भी हूं ना, तो दोस्तों आप लोग इतने शाने बच्चे हो कि इन सबको समझ सकते हो कि भैया आपने क्या गुड्स यूज करे इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सर्विसेज, डिटेल्स ऑफ इनपुट सर्विसेज, क्या सर्विसेज ली इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सर्विसेज, वो सारी इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर को रखनी पड़ेगी. नेक्स्ट, पर्सन एग्जीक्यूटिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. ध्यान से देखिएगा, अगर आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है दोस्तों, जहां पर आप सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज करते हैं विच जनरली रिलेट्स टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो दोस्तों सबसे पहले आप किसके लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका नाम पता, कौन से आपने सामान खरीदे हैं फॉर प्रोवाइडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. दूसरा, कितना आपका सामान यूज हो गया है. तीसरा मतलब चौथा, आपके पेमेंट का हिसाब. पांचवा, आप एज अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर जिनसे सामान खरीद रहे हो उनकी डिटेल्स. आप जिनसे सामान खरीद रहे हो उनकी डिटेल्स, जिनके लिए आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उनकी डिटेल्स, क्या क्वांटिटी खरीदी, वैल्यू का खरीदा उसकी डिटेल्स, कितना यूज करा उसकी डिटेल्स, एंड फाइनली जिसके लिए आप ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उससे पैसा नहीं लोगे,
पेमेंट का डिटेल्स। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? आ जाओ भाई। तो पर्सन एग्जीक्यूटिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एग्जीक्यूटिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट शैल कीप सेपरेट अकाउंट्स फॉर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट शोइंग the name and address of the person on whose behalf the works contract is executed, description, value and quantity wherever applicable of goods or services received for the execution of works contract. Next, description, value and quantity wherever applicable of goods and services utilized in the execution of works contract. Next, the details of payment received in respect of each works contract and the name and addresses of suppliers from whom he received goods or services. ये सारी डिटेल्स एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाले को मेंटेन करनी होंगी। ऑलराइट गाइस, आइए नेक्स्ट, हाउ द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स विल बी मेंटेन। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करी जाएंगी? आइए भाई, कहते हैं रिकॉर्ड्स में भी मेंटेन्ड मैनुअली, जैसा अपन लोगों ने देखा कि जो रिकॉर्ड्स हैं दोस्तों आप वो मैनुअली मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो आपकी ईच बुकलेट होनी चाहिए, क्योंकि एक बुक कहीं ना कहीं तो खत्म हो जाती है, जैसे सेल्स रजिस्टर है, अब कितना ही बड़ा रजिस्टर हो, आपकी बहुत सेल्स होती है तो वो खत्म हो जाएंगी, तो वो सीरियली नंबर्ड होनी चाहिए। ईच वॉल्यूम ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड मैनुअली by the registered person shall be serially numbered. वो क्या होना चाहिए? serially numbered होना चाहिए। Next, records may be maintained in electronic form. रिकॉर्ड्स दोस्तों कौन से फॉर्म में मेंटेन करे जा सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक भी करे जा सकते हैं और मैनुअली भी। जो बड़े बड़े शहरों में होते हैं दोस्तों वो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में ही मेंटेन करे जाते हैं। कहते हैं अकाउंट्स में भी मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। द रजिस्टर्ड पर्सन में कीप एंड मेंटेन सच अकाउंट्स एंड अदर पर्टिकुलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म stored on any electronic device and records so maintained shall be authenticated by means of a digital signature. ये तो आप जानते हैं दोस्तों कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। they should be authenticated by a digital signature. आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो सही है या नहीं है? वो ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट, प्रॉपर बैकअप होना चाहिए गाइस, प्रॉपर बैकअप होना चाहिए। व्हाट इफ कल को जिस सिस्टम में आपका डेटा था दोस्तों वो सिस्टम खराब हो गया, वो सिस्टम जल गया, वो सिस्टम टूट गया, तो क्या आपका इंफॉर्मेशन अनट्रेसेबल हो जाएगा? द आंसर इज नो। कहते हैं प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक बैकअप ऑफ रिकॉर्ड्स shall be maintained and preserved in such manner that in the event of destruction of such records due to accidents or natural causes, the information can be restored within a reasonable period of time. तो क्या दोस्तों प्रॉपर बैकअप होना चाहिए? द आंसर इज यस, सो दैट अगर किसी भी वजह से आपका डेटा खो जाता है तो इट कैन बी दोस्तों रिस्टोर्ड विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। क्या दोस्तों ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है मेंटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, the registered person maintaining electronic records shall produce on demand the relevant records or documents duly authenticated by him in hard copy or in any electronically readable format. कहते रजिस्टर्ड पर्सन मेंटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड shall produce on demand the relevant records. जब प्रॉपर ऑफिसर आएगा दोस्तों तो वो रेलेवेंट रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा। रेलेवेंट रिकॉर्ड्स दोस्तों उसको क्या करना होगा? पेश करा जाएगा बाय द असेसी टू द प्रॉपर ऑफिसर। हार्ड कॉपी में दे रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिकली रीडेबल फॉर्मेट पेन ड्राइव दे रहे हैं या कुछ आप लिंक के थ्रू आप उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो दोस्तों वो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकली रीडेबल फॉर्मेट। नेक्स्ट, वेयर द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। अगर अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स stored electronically हैं by any registered person, अगर accounts or records are stored electronically, he shall on demand
provide the details of such files, password of such files and explanation for codes used wherever necessary. अब आपकी पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल थी और वो आपने असेसिंग ऑफिसर को दे दी। अब असेसिंग ऑफिसर ने कहा भैया पासवर्ड क्या है? कह रहे हैं बूझो तो जाने। क्या बूझो तो जाने? जल्दी बताओ पासवर्ड क्या है? कह रहे याद नहीं आ रहा, भूल जाते हैं। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करिए। इतना कुटाई करेगा दोस्तों। क्या आपको पासवर्ड बताने पड़ेंगे सो दैट द डॉक्यूमेंट कैन बी read out, the document can be seen? The answer is yes. तो कहते हैं he shall on demand provide the details of such files, password of such files and explanation for codes used where necessary for access and any other information which is required for such access along with the sample copy in print form of the information stored in such files. Next, no entry to be erased or overwritten. क्या आप कोई एंट्री को हटा सकते हैं, ओवरराइट कर सकते हैं? नहीं। अगर कोई गलती हुई है तो उसे रेक्टिफाई करिए। ऑलराइट गाइस, कहते हैं एनी एंट्री इन रजिस्टर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स शैल नॉट बी इरेस्ड, इफेस्ड और ओवररिटन। ऑल इनकरेक्ट एंट्रीज अदर देन दोज ऑफ क्लेरिकल नेचर, जैसे एक जीरो अमाउंट आपने कम लिख दिया, 10,000 लिख दिया, 1 लाख लिखना था तो एक जीरो वहां पर आप बढ़ा सकते हैं। शैल बी स्कोर्ड आउट अंडर अटेस्टेशन एंड देयर आफ्टर करेक्ट एंट्री शैल बी रिकॉर्डेड। क्या बोला है? ऑल एंट्रीज अदरवाइज देन दोज ऑफ क्लेरिकल नेचर शैल बी स्कोर्ड आउट। स्कोर्ड आउट मतलब अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो हटाइए उसे और वहां पर अटेस्टेशन दीजिए कि भैया ये एंट्री हटाई गई है। तो जो लेट्स से अकाउंट्स मैनेजर होगा या जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा वहां पर वो सिग्नेचर करेगा कि भैया ये एंट्री हटाई गई है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, एंड देन द करेक्ट एंट्री शैल बी रिकॉर्डेड। Where the register and documents are maintained electronically, a log of every entry edited or deleted shall be maintained. अगर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर रहे हैं तो वहां कहां कोई साइन करेगा सर? सिस्टम पे, लैपटॉप पे थोड़ा ना साइन कर देगा या पीसी पे थोड़ा ना साइन कर देगा। तो इन दैट केस सरकार ने क्या बोला? Where the register and other records are maintained electronically, a log of every entry edited or deleted shall be maintained. आजा भाई, लास्ट सेक्शन 35 सबसेक्शन 6 एट इंटरमीडिएट लेवल इसका कोई लेना देना नहीं, और वो मैं बताता हूं कि कहा सरकार ने कि भाई साहब अगर आपको अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने थे एंड यू फेल टू मेंटेन द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, इन दैट केस द प्रॉपर ऑफिसर वो आपके ऊपर बताएगा, मतलब एक तरीके से पीनल प्रोविजंस आपके ऊपर लगेंगे एंड यू विल बी लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 73, 74 एंड 74A। ऑलराइट गाइस, लेकिन ये सेक्शन 73, 74 एंड 74A हमारे दोस्तों इंटरमीडिएट सिलेबस में नहीं है, ये हमारे फाइनल के सिलेबस में है। तो इसीलिए दोस्तों हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई भी रेलेवेंस नहीं है। कहते हैं वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू अकाउंट फॉर द गुड्स एंड और सर्विसेज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 35(1), the proper officer shall determine the amount of tax payable on the goods or services or both that are not accounted for, as if such goods and services or both have been supplied by such person and the provisions of section 73, 74, 74A, as the case may be, shall mutatis mutandis apply for determination of such tax. फाइनल लेवल पे हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है गाइस, हमारे लिए रेलेवेंट नहीं। नेक्स्ट, पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स, इससे जुड़ा हुआ अभी तक क्वेश्चन नहीं आया गाइस, इससे जुड़ा हुआ आना चाहिए कि कितने टाइम तक आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है। लेट्स से एक फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, उससे जुड़ी हुई सारी रिटर्न फाइल हो गई, रिटर्न प्रोसेस हो गई, और अब हम न्यू फाइनेंशियल ईयर में आ गए हैं, जो आईटीसी वगैरह था हमने सब यूटिलाइज कर लिया है। तो क्या अब पुरानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दोस्तों तेल डाल के जला दें या उसे अभी संभाल के रखनी है? संभाल के रखनी है। कितने टाइम के लिए दोस्तों? 72 months from the due date of furnishing annual return for the year pertaining to such accounts and records. तो कहते हैं every registered person required to keep and maintain books of accounts shall retain them until the expiry of 72 months from the due date of furnishing of annual return
for the year pertaining to such accounts and records. तो अगर दोस्तों आपका फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है, लेट्स से 25-26 ले लेते हैं, 25-26, तो इसकी आपको एनुअल रिटर्न कब तक भर देनी है? 31 दिसंबर 2026 तक भर देनी है। ये आपकी आखिरी तारीख होती है, दिस इज द ड्यू डेट। और इन्होंने बोला है ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न से 72 मंथ्स, मतलब अगर प्लस 72 मंथ्स कर दूं यहां से, तो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब तक मेंटेन करनी है? 31/12/2032 2032 तक मेंटेन करके रखनी होगी। 31/12/2032, दैट्स अ वेरी हैंडसम अमाउंट ऑफ टाइम गाइस। ये तो बहुत ही ज्यादा सरकार ने बोला है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखिए फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हाउएवर दोस्तों, अगर कोई अपील फाइल हुई है, ध्यान से देखिएगा, हाउएवर वेयर एन अपील, रिवीजन, प्रोसीडिंग, इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे। अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के या आपके खिलाफ केस ओपन हो गया है, तो सरकार ने क्या बोला? लेट्स से कोई प्रीवियस ईयर था जिसमें दोस्तों इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कहते हैं वेयर एन अपील, रिवीजन, प्रोसीडिंग और इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे, देन बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी रिटेन टिल 1 year after disposal of appeal, revision, proceeding, investigation, or 72 months from the due date of furnishing annual return. क्या बोला है? 1 year after disposal और 72 months का तो वही टाइम पीरियड है दोस्तों जो अभी निकाला, विच एवर इज लेटर। तो अगर दोस्तों लेट्स से फाइनेंशियल ईयर 25-26 का दोस्तों 25-26 का केस ओपन हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ दोस्तों, प्रोसीडिंग्स चली और प्रोसीडिंग्स दोस्तों खत्म हुई, प्रोसीडिंग्स एंड हुई गाइस, एंड्स ऑन लेट्स से कोई भी एक तारीख ले लेता हूं 1/5/2032। तो सरकार ने क्या बोला कि अगर जिस साल प्रोसीडिंग्स एंड हुई हैं, जब वो प्रोसीडिंग्स एंड हुई हैं उससे एक साल ले लो, प्लस 1 ईयर which will come out to be 1/5/2033 और 31/12/2032 जो इस साल की ड्यू डेट है, which ever is later। मतलब दोस्तों इन दिस सिनेरियो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब तक मेंटेन करके रखनी पड़ेगी? 1/5/2033 तक। 1/5/2033 तक आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। इज एवरीवन क्लियर अबाउट इट गाइस? और अगर प्रोसीडिंग्स अगर एंड हो जाती हैं लेट्स से ऑन 1/8/2029 तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस दोस्तों, यहां से लेकर 1 ईयर अगर अपन काउंट करें तो 1/8/2030 और 31/12/2032 विच एवर इज लेटर। तो इन दैट केस द डेट जब तक आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिटेन करना है, डिस्कार्ड नहीं करना है, डिस्पोज ऑफ नहीं करना है, वो 31/12/2032 ही है। तो सरकार ने बहुत टाइम दिया है अपने आप को कि भाई साहब अगर कोई ईयर क्लोज हो भी गया और 2 साल 3 साल 4 साल बाद जाके पता चलता है कि इस साल इंसान ने चोरी करी थी, तो क्या हम उस साल के अगेंस्ट भी प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं? हाँ जी। और क्या हम उस साल की सामने वाले से बोलेंगे ला अकाउंट्स दे, एक बार हमें फिर से चेक करना है, क्योंकि सामने वाले को बोल रखा है तुम अकाउंट्स को डिस्कार्ड नहीं कर सकते। ऑलराइट गाइस, तो यहां पर ऐसा नहीं है जैसे अपन होता है ना क्लास 5th से 6th में आए तो 5th क्लास की बुक्स अपन ने अपने जूनियर को दे दी, कह रहे ले बेटा तू पढ़ लियो, ऐसा नहीं है। यहां पर दोस्तों फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न से 72 महीने का टाइम दिया गया है, 72 मंथ्स का टाइम दिया गया है। मतलब इतने टाइम तक आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिटेन करनी होगी। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द चैप्टर गाइस। हमारा यहां पर चैप्टर खत्म होता है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में दोस्तों हार्डली हमें 10 से 12 मिनट लगेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि 10 से 12 मिनट से ज्यादा का आपका कोई पॉइंट भी नहीं है। आइए गाइस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में इसमें देखो
एक ऐसा क्वेश्चन जो कितनी बार आया लेकिन अभी तक एग्जाम में नहीं आया, ध्यान से देखना, और यू जस्ट नेवर नो कि अब ये आप लोगों को मई के पेपर में मिल जाए। Mr. Sky is engaged in the business of trading of mobiles. He is eligible for composition scheme and has opted for the same. He seeks your advice for records which are not required to be maintained by him as a composition taxable person. तो दो चीजें थी, stock of goods and details of tax. ये ऊपर का पॉइंट डिट्टो तार के नीचे लिखा हुआ है दोस्तों। दोस्तों बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहां पर देखिएगा, स्टॉक ऑफ गुड्स एंड डिटेल्स ऑफ टैक्स। इसको रीड आउट करिए गाइस, रीड आउट, 60 सेकेंड्स टू यू गाइस, रीड आउट करिए दोस्तों। कि बेसिकली रीड आउट इसलिए करवाता रहता हूं सो दैट कुछ भी चीज आप पढ़ते हैं ना तो दिमाग में थोड़ी थोड़ी सेट होने लग जाती है। एक अटेम्प्ट में दोस्तों मैं मतलब इंस्टीट्यूट का भी पेपर सेटर जो होता है थोड़ा सा कई बार पागल हो जाता है। एक अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट के पेपर सेटर ने 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ लिए 10 नंबर के। मतलब होता है ना कि बिल्कुल ही कोई पागल ही है पेपर सेटर। ये सबसे छोटे चैप्टर, आई विल नॉट से इररेलेवेंट बट आई विल से द लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर मेरे को कैटेगरी ए बी सी में डालना है ना दोस्तों तो दिस विल फॉल इन कैटेगरी सी, ये कैटेगरी सी में आएगा गाइस। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो दोस्तों उसमें से 10 नंबर का पूछ लिया। बट यही है ना इंस्टीट्यूट का, कहते हैं एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। हाँ जी गाइस, पढ़ा? The due date of annual return is 31st December for GST. Yes, which you will learn in chapter number 15. Chapter number 15 में पढ़ेंगे। अब इधर ध्यान से देखिएगा, मिस्टर हर्ष मंजुला दोस्तों is engaged in the business of works contract services and requests your guidance as to specific required to be maintained by him under the GST law. तो as a works contract service पूछा गया है कि कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, कौन कौन से अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं गाइस। तो बताइए, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में आईसीआई स्टडी मटेरियल और पीवाईक्यू सितंबर 2024 का आया हुआ क्वेश्चन। बता भाई। मिस्टर हर्ष मंजुला एग्जीक्यूटिंग, ध्यान से देखिएगा, एग्जीक्यूटिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट शैल कीप सेपरेट अकाउंट्स फॉर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट शोइंग the names, addresses of the person on whose behalf the works contract is executed, description, value, quantity wherever applicable of goods services received for the execution of works contract, description, value, quantity wherever applicable of goods services utilized in the execution of works contract, details of payment received in respect of each works contract, and the names and addresses of suppliers from whom he received goods or services. तो ये अपन लोगों ने दोस्तों एग्जैक्टली ऊपर का पॉइंट नीचे उतार के रखा है। अब दोस्तों इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आना चाहिए। मैं होता तो जरूर पूछता वेयर हाउस कीपर को क्या क्या रखना है। अगर वो इंडिविजुअली पूछते हैं ना तो दोस्तों यह पता होना चाहिए 3 नंबर का क्वेश्चन कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट एंड मेंटेन्ड बाय अ वेयर हाउस कीपर। जैसे यहां पर आया चिल चेन कोल्ड, Chill Chain Cold, wow, is operating cold storage warehouse and seeks your guidance on the GST accounts and records to be maintained by them in terms of section 35. बताओ भैया, Chill Chain Colds जो कि वेयरहाउस कीपर है दोस्तों, वो क्या क्या डिटेल्स रखेगा। वेयरहाउस कीपर को दोस्तों shall maintain records of the consignor, consignee and other relevant details of the goods in the prescribed manner। जिसके यहां से सामान आया है, हो सकता है कोल्ड स्टोरेज से डायरेक्टली दूसरे के यहां सामान चला जाए तो वो कंसाइनी हो गया। Chill Chain Cold shall also maintain books of accounts with respect to the period for which the particular goods remain in the warehouse, including कब वो आए, उनका मूवमेंट, रिसीट, डिस्पोजल ऑफ सच गुड्स। और अगर याद होगा कोल्ड स्टोरेज वाले से बोला गया था that the item should be kept owner wise and item wise so that clear identification of goods हो सके। इतने बड़े वेयर हाउस में 2500 लोगों का सामान रखा हुआ है, 1000 प्रोडक्ट है, हम उनमें से ढूंढेंगे थोड़े ना। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वेयर हाउस कीपर टू मेक श्योर, कहते हैं चिल चेन कोल्ड shall store the goods in such manner that they can be identified item wise and owner wise
and shall facilitate any physical verification or inspection by the proper officer on demand. All right guys, ये दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन 1 मार्कर में करेक्ट इनकरेक्ट बताया गया है दोस्तों। कहते हैं प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स अ प्लेस वेयर अ टैक्सेबल पर्सन इज एंगेज्ड इन बिजनेस थ्रू एन एजेंट। हाँ जी, वो भी प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। Is it valid that documents include written or printed records of any sort but does not include any electronic record? बिल्कुल गलत। आपके मैनुअल हो इलेक्ट्रॉनिक हो, दोनों के दोनों को कंसिडर किया जाता है। Mr. X contends every owner has to maintain records of the consignor and consignee only if he is registered. No, अगर आप अनरजिस्टर्ड भी हैं तो भी आपको दोस्तों कंसाइनर कंसाइनी की डिटेल्स रखनी पड़ती है, जैसे कि जीटीए के केस में बोला भी था। मिस्टर यूवी, a registered person imported raw materials to be used in the manufacture of finished goods. His opinion is that he is not required to maintain accounts of goods imported. कैसी बातें करते हो यूवी भाई। Mishtavi, a composition dealer, is of the view that she is not mandatorily required to maintain accounts of goods disposed of by way of gift. हाँ जी, क्योंकि goods disposed of by way of gift उसके stock of goods की डिटेल्स में आ जाता है। देखो, जहां कॉम्पोजिशन डीलर को बोला गया यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन, जिसमें आ जाता है गुड्स डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट ऑफ फ्री सैंपल्स। तो इससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन रखने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखना दोस्तों, ये पीवाईक्यू सितंबर 2024 का दूसरा क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, 2 क्वेश्चन पूछ लिए सितंबर 2024 में, एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ और दोस्तों दूसरा वाला एजेंट से जुड़ा हुआ। एजेंट को क्या क्या मेंटेन करना पड़ेगा? अब एजेंट को दोस्तों सबसे पहले वही ऑथराइजेशन, एजेंट के बिहाफ पे जो उसने सामान लिया, एजेंट के बिहाफ पर जो सामान उसने सप्लाई किया, एजेंट से पैसों का लेन देन, अकाउंट सेटलमेंट, एंड फाइनली दोस्तों जो सामान उसने आगे बेचा उस पे जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करे, वो सारी इंफॉर्मेशन यहां पर पूछी गई है। पढ़िए गाइस क्वेश्चन नंबर 7। बस क्वेश्चन नंबर 8 और खत्म। इसमें तो कोई एमसीक्यूज भी नहीं है गाइस, ये एमटीबी में आया हुआ एक सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन, जिसमें सबसे पहला प्रोविजन वो पढ़ा था कि प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, स्टॉक ऑफ गुड्स, आईटीसी अवेल्ड, आउटपुट टैक्स पेएबल एंड सच अदर पर्टिकुलर्स। ऑलराइट गाइस,